नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद राहुल के प्लान की। संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वे की जानेंगे संसद के संयुक्त सत्र में क्या कहा राष्ट्रपति ने, क्या है पीएम केयर फंड पर सरकार का जवाब। बात करेंगे मोदी सरकार पर खड़गे के सवालों की, कर्नाटक में बीजेपी को लगे बड़े झटके की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्थानीय नीति विधेयक लौटाए जाने से नाराज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कहा यह झारखंड है, जो गवर्नर चाहेगा वो लागू नहीं होगा। मोरबी मामले के आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया जेल। पुलिस ने चार्जशीट में बनाया है मुख्य आरोपी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से मुश्किल में गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के शेयरों में नहीं रुक रही है गिरावट। दुनिया के टॉप 10 उद्योगपतियों की लिस्ट से बाहर हुए अडानी। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 49 अंकों की तेजी के साथ 59,550 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 13 अंकों की तेजी के साथ 17,662 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद 30 जनवरी को श्रीनगर में पूरी हो गई। सोमवार को राहुल गांधी ने भारी बर्फबारी के बीच जोरदार भाषण दिया। इस यात्रा ने राहुल को पहली कतार के नेताओं में लाकर खड़ा कर दिया है। तो यात्रा के बाद कहां हैं राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। अपनी यात्रा से लगातार खबरों में रहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में समापन हो गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जम्मू के गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की और माथा टेक कर देश की एकता समृद्धि की मंगल कामना करते हुए मां का आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने शेयर करते हुए लिखा है, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खीर भवानी मंदिर में माथा टेक कर देश की एकता समृद्धि की मंगल कामना की और मां का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा आज राहुल गांधी श्रीनगर की हजरत बल दरगाह भी पहुंचे, जहां उन्होंने देश में अमन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। हजरत बल दरगाह में उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे। इन तस्वीरों को भी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलामुला इलाके में मौजूद माता खीर भवानी मंदिर की कश्मीरी पंडितों में काफी मान्यता है। उनका मानना है कि मंदिर के नीचे मौजूद कुंड के पानी का रंग घाटी में मौजूदा हालात का संकेत देता है। हालांकि कुंड के पानी के अधिकतर रंग का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन पानी का रंग काला या गहरा हो जाना कश्मीर के लिए बुरे समय का संकेत माना जाता है। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल डल झील के पास मौजूद हजरत बल दरगाह पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि यहां पैगंबर मोहम्मद के अवशेष हैं, जिसके कारण घाटी के मुस्लिम समुदाय की इसमें गहरी आस्था जुड़ी है। अधिकारियों का कहना है कि राहुल की ये यात्रा बेहद निजी रखी गई थी। राहुल गांधी आज दोपहर को दिल्ली वापस लौट आए हैं। राहुल गांधी अब मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। खलबली तो आज वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वे से भी मच गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार कई घोषणाएं कर सकती है, लेकिन जो इकोनॉमी सर्वे सामने आया वो मायूसी देने वाला है। अगले 5 साल में सरकार देश के विकास को कैसे गति देगी, कैसे भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा, इन सवालों के जवाब के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा जोखा सरकार कल बजट के साथ संसद में पेश करेगी। लेकिन उससे पहले आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए बताया कि जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5 लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। फाइनल ईयर 2023 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। वहीं सर्वे में कहा गया है कि कोविड-19 का खतरा कम होने से सप्लाई चेन में सुधार और मजबूत घरेलू डिमांड से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। अगले वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई दर 6% से कम रहने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि कॉरपोरेट और कंपनियों की बैलेंस शीट में मजबूती के संकेत मिले हैं। सर्वे में कहा गया है कि देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। इससे करंट डेफिसिट की भरपाई की जाएगी। रिजर्व बैंक के पास रुपए को गिरने से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि आज भी देश की आबादी का 65% हिस्सा गांवों में रहता है। इसमें से 47%
आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए ग्रामीण इलाकों के विकास पर सरकार के लिए फोकस करना जरूरी है। अब सरकार तो दावा कर रही है कि देश की स्थिति सुधर रही है, लेकिन जीडीपी के आंकड़ों ने बता दिया है कि विकास की रफ्तार इस कदर ढीली है कि मोदी सरकार के राज में तो अर्थव्यवस्था का मजबूत बनना नामुमकिन है। अब जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे बढ़ेगा? मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, लेकिन वित्त मंत्री जी अभी भी देश को हसीन सपने दिखा रही हैं। वैसे आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण देश के आर्थिक भविष्य को लेकर कम, मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधता ज्यादा नजर आया। देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन उन मुद्दों से दूरी बनाए रखी जहां सरकार बुरी तरह से फंसी दिखाई दे रही है। महंगाई, बेरोजगारी, चीन अतिक्रमण पर अभिभाषण में जोर नहीं दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी न हो और मध्यम वर्ग के पास सभी सुविधाएं हो। उन्होंने गरीब को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की भी बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात की तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति ने सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना पीएम गरीब कल्याण स्कीम की भी बात की। सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है और सीमाएं सुरक्षित हैं। 9 साल में हम दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उन्होंने 2047 तक भारत के भविष्य का खाका भी सदन में खींचा। इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण से आप और भारत राष्ट्र समिति ने दूरी बना ली। दोनों दलों ने इस दौरान सदन का बहिष्कार किया। दरअसल तेलंगाना में राज्यपाल और सरकार के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। तेलंगाना सरकार राज्यपाल को हटाने की मांग कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण भी चुनावी भाषण ही ज्यादा नजर आया। इधर पीएम केयर फंड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। देश में जब कोरोना महामारी आई तो पीएम केयर फंड बनाया गया। विपक्ष ने सवाल उठाए कि जब देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से ही है तो पीएम केयर्स फंड की क्या जरूरत है। लेकिन सरकार ने विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट में सरकार ने जो जवाब दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया गया। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर दान दिया। सरकार की ओर से बताया गया कि इस फंड का इस्तेमाल वेंटिलेटर से लेकर चिकित्सा उपकरणों की खरीदारी के लिए किया गया है। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सरकार के जवाब ने सभी को चौंका दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं है, बल्कि ये एक निजी ट्रस्ट है जो आरटीआई अधिनियम की धारा 2 के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इसे भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य के कानून के अनुसार नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो भारत के संविधान के दायरे में नहीं आता है। इस ट्रस्ट को ना तो सरकार ने बनाया है और ना ही किसी सरकारी संस्थान ने। सरकार इसमें फंड भी नहीं देती है और ना ही कोई नियंत्रण रखती है। हलफनामे में कहा गया कि पीएम केयर्स बोर्ड के ट्रस्टीज में केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा शामिल हैं। दरअसल कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया था कि उपराष्ट्रपति जैसे सरकार के उच्च पदाधिकारियों ने राज्यसभा सदस्यों से डोनेशन लेने का अनुरोध किया था। साथ ही पीएम केयर फंड को सरकारी रूप में पेश किया गया। केंद्र सरकार ने इसके जवाब में जुलाई में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में 1 पेज का जवाब हलफनामा दिया था, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी। जिसके बाद सरकार ने अब वो जवाब दाखिल किया है। उससे मोदी सरकार ही सवालों के घेरे में आ गई है। पीएम केयर्स फंड पर सरकार के जवाब से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। इधर संसद के बजट सत्र में किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार का घेराव करेगा, इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना रुख साफ कर दिया है। खड़गे के रुख से साफ है कि ये सत्र भी हंगामेदार होने वाला है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आज संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया, तो वहीं सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया। लेकिन इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई सांसद मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर आज दिल्ली पहुंचते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांगी और कहा कि श्रीनगर में मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट लेट हो गई, जिस वजह से हम संसद नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि सोमवार को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह था और कांग्रेस नेतृत्व सहित तमाम नेता इस समारोह में शिरकत करने के लिए श्रीनगर में मौजूद थे। अब बजट सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सत्र में हमें कई मुद्दे उठाने हैं।
महंगाई, बेरोजगारी के अलावा देश का जो पैसा कुछ पूंजीपतियों को देकर बर्बाद किया जा रहा है, उसका मुद्दा भी हम उठाएंगे। चीन को लेकर विदेश नीति का मुद्दा जो हमने पिछली बार उठाया था, उसे इस बार भी सदन में उठाएंगे। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में जो बातें विपक्ष ने उठाई हैं, उसे लेकर भी हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने जिन पार्टियों को भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। बहुत से लोग एयरपोर्ट से वापस लौट गए। खड़गे ने साफ कर दिया है कि इस बार मोदी सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। इससे साफ है कि इस बार का बजट सत्र भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी और चीन के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार अब सदन में कैसे अपना बचाव करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दिलचस्प तो कर्नाटक की सियासत भी हो गई है। कर्नाटक में अपनी पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी को एक और झटका दिया है। येदियुरप्पा ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। येदियुरप्पा के इस ऐलान से कर्नाटक बीजेपी में हलचल मच गई है। तो आखिर कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने क्यों चुनाव लड़ने से किया इनकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक बीजेपी में गुटबाजी को लेकर पार्टी हाईकमान पहले से ही परेशान दिख रहा है। राज्य में 3 महीने में ही चुनाव का ऐलान होना है और जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें साफ है कि बीजेपी के हाथ से दक्षिण का ये एकमात्र राज्य फिसलने वाला है, क्योंकि पार्टी की हालत उसके खुद के सर्वे में भी खस्ता बताई जा रही है। राज्य के बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी के अलावा पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की लोकप्रियता पर ही भरोसा दिख रहा है, लेकिन येदियुरप्पा के तेवर बीजेपी को ही डरा रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक में कार्यक्रम हुए, लेकिन येदियुरप्पा किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उत्तरी कर्नाटक में पिछले हफ्ते अमित शाह के कार्यक्रम में जरूर येदियुरप्पा दिखाई दिए, लेकिन कर्नाटक के पूर्व सीएम ने ये संकेत भी दे दिए कि बसवराज बोम्मई के कामकाज से वो खुश नहीं हैं और अब येदियुरप्पा ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल संकेत दिए जा रहे हैं कि बीजेपी येदियुरप्पा को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन येदियुरप्पा ने चुनावी राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। येदियुरप्पा ने साफ कर दिया है कि वो ना तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ना ही विधानसभा। निकट भविष्य में वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। येदियुरप्पा की इस घोषणा को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के हाथ से लिंगायत वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, क्योंकि लिंगायत समाज में येदियुरप्पा का जबरदस्त प्रभाव है और कर्नाटक में इस समुदाय की आबादी 16 से 18% तक बताई जाती है। 2 दशक से ये समाज बीजेपी के पक्ष में वोट देता रहा है, लेकिन अब लिंगायत नाराज होते हैं तो पहले से ही मुश्किल में दिख रही बीजेपी के सामने नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर राज्य के सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा, हमें 10 साल में राजधानी खोजनी थी, क्योंकि हैदराबाद को सिर्फ 10 साल के लिए ही आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। अब हमने आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए शहर की खोज पूरी कर ली है। तो किसे बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश की राजधानी, देखते हैं ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने प्रदेश की राजधानी को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म कर दिया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम होगी और मैं सभी को विशाखापट्टनम आने का निमंत्रण दे रहा हूं। मैं भी जल्दी विशाखापट्टनम शिफ्ट हो रहा हूं। इसके साथ ही राजधानी की दौड़ में अमरावती बाहर हो गई। टीडीपी के शासनकाल में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। दरअसल 9 साल पहले आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था। आंध्र से तेलंगाना को अलग कर नया राज्य बनाया गया। तेलंगाना तो आंध्र के हाथ से गया ही, साथ ही राज्य की राजधानी हैदराबाद भी उसके हाथ से चली गई, क्योंकि हैदराबाद की सीमा चारों ओर से तेलंगाना से घिरी हुई थी, जो विभाजन से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। आंध्र प्रदेश को 10 साल में नई राजधानी तैयार करनी थी और अब राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को राज्य की राजधानी घोषित कर दिया है। दरअसल अमरावती को राजधानी घोषित करने पर काफी विवाद हुआ था। अमरावती को टीडीपी सरकार ने राजधानी बनाया था, लेकिन विवाद हुआ तो राजधानी की पहचान के लिए शिवराम कृष्ण समिति गठित कर दी गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमरावती राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने समिति की रिपोर्ट को दरकिनार कर अमरावती को सिंगापुर की तर्ज पर बनाने का ऐलान करते हुए भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि बीच में उनकी सरकार चली गई और जगन मोहन रेड्डी ने सीएम बनने के बाद इस फैसले को पलट दिया। जगन मोहन रेड्डी ने पहले राज्य में 3 राजधानियों का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया था कि सरकार विशाखापट्टनम से चलेगी, विधानसभा अमरावती में होगी और न्यायिक राजधानी कुर्नूल होगी। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और अब विशाखापट्टनम को नई राजधानी घोषित कर दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।